हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम बात करेंगे क्रैश कोर्स के जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको। तो आज उसमें हम बात करेंगे ध्वनि के क्वेश्चंस की। इसमें आज साउंड के क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले आपने देखा होगा कि हमने विद्युत, ऊष्मा और यांत्रिकी, इन सब के प्रश्नों को हमने हल किया था व्याख्या सहित। आज हम ध्वनि से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, तो चलो साथियों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इसमें आगे क्वेश्चंस को हम आज देखते हैं। ओके चलो, आज थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, थोड़ी सी सर्दी हो गई है। ठीक है, थोड़ी सर्दी लग गई है, बट कोई इश्यू नहीं है, उससे इस क्लास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आप लोग पढ़िए, झंडाटेदार क्लास रहेगी। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है कह रहा है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य तरंगे, ठीक है, क्या बोल रहा है? पराश्रव्य तरंगे, ये क्या होती है? इनको क्या बोलते हैं हम? इनको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं बच्चा? इन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक रेज। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें? अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है। यहां पे 20 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज। क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 किलो हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से नीचे या 2 किलो हर्ट्ज से ऊपर। तो ध्यान रखो, देखो जो ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे वो क्या होती है? वो होती है 3 प्रकार की। ठीक है, कौन सी होती है वो? तो ये होती है ऑडिबल होती है एक, और एक होती है क्या? सुपरसोनिक, और एक होती है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, ओके, ऑडिबल होती है, ठीक है, सॉरी इंफ्रासोनिक होती है, नॉट सुपरसोनिक, तो बिल्कुल दूसरा हो गया। ठीक है, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। ओके, तो आप ये जानो कि श्रव्य तरंगे कौन सी, जो ऑडिबल कौन सी है जिन्हें हम सुन सकते हैं। ऑडिबल कौन सी है जिन्हें हम सुन सकते हैं। ठीक है, और आपकी इंफ्रासोनिक कौन सी है जिन्हें हम नहीं सुन सकते, और जो अल्ट्रासोनिक है इन्हें भी क्या है? इन्हें भी हम नहीं सुन सकते। तो ध्यान रखिएगा, अगर बात हो श्रव्य तरंगों की, अपश्रव्य तरंगों की और पराश्रव्य तरंगों की, यानी ऑडिबल, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, तो इन तीनों में हम केवल ऑडिबल वेव ही, क्या उनका नाम ही क्या? ऑडिबल। ठीक है, तो यहां पे देखो जो पराश्रव्य तरंगे होती है वो क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है उन्हें क्या कहते हैं हम? तो उन्हें कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। उन्हें क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखो, जो पराश्रव्य तरंगे होती है आजकल इनका उपयोग कहां होता है? बहुत ज्यादा चिकित्सा विज्ञान में होता है। ठीक है, कहां होता है? चिकित्सा विज्ञान में। अब जैसे आपको किसी को 10 या 12 mm की पथरी हो गई गुर्दे में, तो क्या है? इन्हीं तरंगों द्वारा उस पथरी को क्या तोड़ा जाता है। ठीक है, सिग्नल भेजने में, तमाम इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको सुनने के लिए हमारे कान क्या है? हमारे कान सुग्राही नहीं होते। मतलब कहने का सुग्राही मतलब क्या होता है? हमारे कान इन तरंगों को सुनने के लायक मतलब नहीं हो सकते, हम इतनी ध्वनि बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो, तो यहां पे क्या कर रहा है? पूछ रहा है आपका अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में। तो अल्ट्रासोनिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती। क्लियर है? चलो चलो साथी, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो, तो यहां पे जो क्या कर रहा है? स्टेथोस्कोप बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? स्टेथोस्कोप की बात कर रहा है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? धारा का ध्वनि में रूपांतरण, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि का परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, किसकी वो बात कर रहा है वो? ठीक है, आवाज सही जा रही है ना? बिल्कुल, हाँ ठीक, चलो ओके। तो कह रहा है कि स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? धारा का ध्वनि में रूपांतरण, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि का परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ओके, तो यहां ध्यान रखो, देखो धारा, यहां पे क्या? धारा का ध्वनि में रूपांतरण, ये कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ध्वनि का धारा में रूपांतरण, यहाँ पे कौन सी धारा बह रही? धारा भैया कहां? धारा तो करंट होती है ना, वो तो विद्युत में आएगी ना, धारा कहां आएगी? करंट में आएगी। तो यहां पे क्या होगा? ध्वनि क्या होगा? ध्वनि का परावर्तन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि क्या भैया? ये क्या है? आप जानते हो इससे? ये क्या है? अरे यार, हृदय या हार्ट की साउंड है। क्या है? हार्ट साउंड को कहां से ज्ञात करते हैं?
अरे वो देखियो ना डॉक्टर जो कान में लगाता है आला, लगाता नहीं अपने कान में लगा के आला हमेशा रखता है, वो तुरंत गर्दन में टांगे रहता है, तुरंत लगाएगा यहाँ पे और तुरंत आपको सीने में ऐसे चेक करेगा ना। आपका आपका जो है जो हार्ट की साउंड होती है, हृदय की ध्वनि कौन सी होती है? हृदय की ध्वनि आपकी लब डप होती है। क्या होती है? हृदय की ध्वनि लब डप होती है, जिसे हम बोलते हैं धक धक। तो नॉट धक धक, वो क्या है आपका? लब डप। तो यहां पे देखो जो हार्ट साउंड है लब डप, उसी को सुनता है हमारा क्या? हमारा स्टेथोस्कोप। ठीक, और यह किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो यह ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। ओके मेरे बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चलो यहां पे देख लो, ध्वनि तरंगे। क्या हो रहा है? ध्वनि तरंगे क्या होती है? ध्वनि तरंगे भैया निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैसों में चल सकती है, या ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। कह रहा है ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती है, ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैस में चल सकती है, या ठोस और गैस दोनों में चल सकती है। तो आप बिल्कुल बखूबी जानते हो कि ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि तरंगे वे तरंगे हैं क्या? या निर्वात पे नहीं चल सकती। क्या है? निर्वात में प्रकाश गति करता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश गति करता है, आपका ध्वनि तरंगे नहीं। तो यहां पे आप जान लो कि या ठोस में चलेंगी और गैस में चलेंगी। तो दोनों ऑप्शन, दो ऑप्शन हो गए ना, फिर कैसे करेंगे? फिर क्या होगा? यहां पे देखो ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी यह क्या हो सकती है? यह निर्वात सॉरी यह ठोस में भी और गैस में भी, दोनों में चल सकती है। ठीक है, यह ठोस और गैस दोनों में चल सकती है। ठीक है, लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? क्या कह रहा है आपसे? लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य या सभी में? ठीक है, क्या कह रहा है आपसे कि जो लाल रंग है वो लाल रंग जो है नीले रंग में किस बात से भिन्न होता है? आवृत्ति में, आयाम में, तरंगदैर्घ्य में या सभी में? यहां पे फ्रीक्वेंसी, यहां पे एम्पलीट्यूड, यहां पे क्या आपका? वेवलेंथ। ठीक है, तो देखो अच्छा, आपने पढ़ा होगा प्रकाश के चैप्टर में कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो यहां पे तो हो गया तरंगदैर्घ्य। ओके, फिर आयाम पूछ रहा है, फिर आवृत्ति पूछ रहा है। तो ये क्या है? जो लाल रंग होता है ना, वो आवृत्ति में भी भिन्न होता है, आयाम में भी भिन्न होता है, ओके, और तरंगदैर्घ्य में भिन्न होता है। इनका मतलब क्या हो गया? इन सभी में होगा। क्या होगा? इन सभी में। ध्यान दीजिएगा, जो लाल रंग होता है वो नीले रंग में कैसे भिन्न होगा? तो आवृत्ति में भिन्न होगा, आयाम में भिन्न होगा और तरंगदैर्घ्य में भी भिन्न होगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलो। अब यहां देखो क्वेश्चन से पूछ रहा है कि ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो किसका नहीं पड़ता? ताप का नहीं पड़ता, कि माध्यम का नहीं पड़ता, दाब का नहीं पड़ता, या आर्द्रता का नहीं पड़ता? ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता, किसका प्रभाव नहीं पड़ता? ताप का, आर्द्रता का, माध्यम का, या दाब का? तो देखो ध्वनि पर माध्यम का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। नमी का प्रभाव पड़ता है, कोई जमीन है ठोस है तो वहां पे कंकड़ मतलब कोई पटको तो ज्यादा ध्वनि होगी, अगर नम है तो हमें ध्वनि कम होगी। ताप का भी पड़ता है, बिल्कुल ठंडियों में, गर्मियों में, देखते होंगे बरसात में। तो यहां पे क्या है? यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो ध्वनि पर के वेग पर प्रभाव किसका नहीं पड़ता?
तो दाब का नहीं पड़ता। किसका नहीं पड़ता है? तो दाब का नहीं पड़ता है, बिल्कुल दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। चलो, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर, ध्यान दीजिएगा, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर, अब देखो आपने लोलक के एक दो क्वेश्चन करे भी है, तो उसका आज फिर से क्वेश्चन आया कि अगर घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा? अवधि बढ़ती है वह घड़ी पीछे जाती है, अवधि बढ़ती है वह घड़ी आगे हो जाती है, अवधि घटती है घड़ी पीछे हो जाती है, या अवधि वही रहती है और घड़ी सही समय देती है। अगर लोलक की लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा? देखो भैया, लोलक की लंबाई बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है, आपने पढ़ा होगा, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, आता है एग्जाम में कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने पर घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। क्यों सुस्त होना? मतलब क्या है? घड़ी क्या पीछे हो जाएगी ना। अब अगर घड़ी पीछे होगी तो जाहिर सी बात है टाइम बढ़ जाएगा। क्या होगा? टाइम बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाएगा और घड़ी क्या होगी? पीछे हो जाएगी। समझ गए? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है ध्वनि की चाल के बराबर, ध्वनि की चाल से कम, ध्वनि की चाल से अधिक, या प्रकाश की चाल के बराबर। एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है ध्वनि की चाल के बराबर, ध्वनि की चाल से कम, ध्वनि की चाल से अधिक, या प्रकाश की चाल के बराबर। बताओ फटाफट। तो देखो, जो सुपरसोनिक वायुयान होते हैं, सुपरसोनिक वायुयान, उनकी गति क्या होती है? तो उनकी गति जो क्या होती है? उनकी गति ध्वनि की चाल से क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। क्या होती है उनकी गति? उनकी गति ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ठीक है, सुपरसोनिक वायुयान की गति क्या होती है? तो सुपरसोनिक वायुयान गति जो रहती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। क्यों? अरे मेरे भाई, सुपरसोनिक ध्वनि तरंग कैसी होती है? ध्वनि तरंगे आपकी इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और ऑडिबल होती है। ये क्या है? सुपरसोनिक। ठीक है, तो इनकी गति क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ठीक है, चलो, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास हेतु जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का, गामा किरणों का, अल्ट्रासाउंड का, या अल्ट्रावायलेट किरणों का? गर्भाशय में जो शिशु के विकास जानकारी होती है वो कैसी वेव होती है? वो आपकी अल्ट्रासाउंड वेव होती है। कौन सी वेव होती है? अल्ट्रासाउंड। वो क्या है? अल्ट्रासाउंड होता है। क्या होता है? आप कहते हैं ना अल्ट्रासाउंड। ओके, मतलब क्या मतलब? पराध्वनि। अल्ट्रा मतलब क्या होता है? पराध्वनि। ठीक है, अल्ट्रासाउंड मतलब क्या है? पराध्वनि। जिन्हें क्या? जिन्हें हम सुनने के काबिल ना हो, मतलब वह क्या है? उन्हें हम नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। देखते नहीं, बच्चे का लिंग जानकारी, मतलब लिंग याद करने के लिए, जो बच्चा सेक्स है कि लड़का है कि लड़की है, तो बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड का सुझाव देते हैं। जो कि हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ भाई भ्रूण जांच करना क्या है? भ्रूण का लिंग जांच करना कानून अपराध है ना, लेकिन फिर भी कई जगह पे होता है। ठीक है, तो ये है कुछ ऐसा। तो यहां पे क्या है? तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? चलो, ठीक है।
कह रहा है डेसिबल क्या है, डेसिबल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डेसिबल क्या है? सभी जानते हो डेसिबल क्या है? एक संगीत वाद्य है, एक शोर का तरंग है, संगीत का एक स्वर है, या ध्वनि स्तर का एक माप है? ध्वनि स्तर का एक माप है। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर का एक माप है कि संगीत का एक स्वर है, या शोर का एक तरंग है, या एक संगीत वाद्य है? तो आप सभी जानते हो यार कि डेसिबल क्या है। डेसिबल क्या है? एक ध्वनि स्तर का एक माप है, ध्वनि स्तर की एक माप है। आप सभी जानते हो कि मनुष्य जो सुनने की जो क्षमता होती है वो क्या है, एक डेसिबल तक जो है, बिल्कुल डेसिबल तक प्रभावी होती है। ठीक है, वो क्या होता है अभी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा उसका। ठीक है, चलो जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो ध्वनि कहां से आ रही है, किधर से आ रही है, कैसे आ रही है, तो हम उसके स्रोत का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? ध्वनि के आयाम से, या ध्वनि की तीव्रता से, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य से, या ध्वनि की उपस्थित अधिस्वर से। ठीक है, जो ध्वनि तरंगे हैं, मतलब कहने का जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? ध्वनि के आयाम से, या तीव्रता से, या तरंग दैर्घ्य से, या इसमें उपस्थित अधिस्वर से। तो देखो हम ध्वनि का स्रोत कहां से लगाएंगे? तो ध्वनि की तीव्रता से। किससे लगाएंगे भैया? तो ध्वनि की तीव्रता से। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता से हम ध्वनि के स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी तीव्रता से जो है ध्वनि हमारी ओर आ रही है। ठीक है, तो ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं? वी कैन नो द सोर्स। ठीक है, हमें कर सकते हैं उसका गेस कर सकते हैं। ओके, हम उसको गेस कर सकते हैं कि ध्वनि का स्रोत कहां से है या कहां से आ रहा है। चलो क्वेश्चन देखिए, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंगों का, एक्स किरणों का, पराश्रव्य तरंगों का, या चुंबकीय तरंगों का? एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंगे, किरणें, पराश्रव्य तरंगे, या चुंबकीय तरंगे? तो देखो जो एमआरआई होता है इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमर्जिंग। ठीक है, यही है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमर्जिंग। यह कहां उपयोग होता है? तो यह मस्तिष्क की जांच में उपयोग होता है। ठीक है, हम कहते हैं ना एमआरआई स्कैन करा लो, एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, ये सब क्या होते हैं? मस्तिष्क की जांच के टेस्ट होते हैं। तो एमआरआई में क्या होता है? चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एमआरआई में चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। एमआरआई क्या है? तो ये मस्तिष्क की जांच का एक सोर्स है। ठीक है, चलो प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है। क्या कर रहा है? प्रकाश, बिल्कुल। प्रकाश क्या है? प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है ना। अभी ड्यूल प्रकाश क्या है? प्रकाश का ड्यूल नेचर होता है। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से, या ए और बी दोनों से। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है क्योंकि यह संबंधित है। देखो प्रकाश निर्वात में क्यों चल सकता है? क्योंकि यह किससे जुड़ा होता है? यह चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा होता है। ठीक है, किससे? यह चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। ठीक, चलो तो यहां पे क्या है? प्रकाश निर्वात में चलता है क्यों? यह चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। ध्वनि नहीं गुजर सकती। ध्वनि नहीं गुजर सकती जल से, स्टील से, वायु से, या निर्वात से?
ध्वनि नहीं गुजर सकती जल से, स्टील से, वायु से या निर्वात से? बताओ। तो देखो, ध्वनि नहीं गुजर सकती, किससे नहीं गुजर सकती? जल से, स्टील से, वायु से या निर्वात से। आप सभी जानते हो कि ध्वनि जल से गुजर सकती है, स्टील से गुजर सकती है, वायु से गुजर सकती है, लेकिन क्या निर्वात में क्या है? निर्वात से ये नहीं गुजर सकती। ठीक है, ध्वनि क्या है? निर्वात से नहीं गुजर सकती। तो यहां पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन लास्ट डी। ओके, ध्वनि क्या है? ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, स्थिर तरंगों के रूप में और अनुप्रस्थ या एवं अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, स्थिर तरंगों के रूप में या अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में? बताओ फटाफट। देखो, जो ध्वनि तरंगे होती है बेटा ना, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो दोनों प्रकार से यात्रा कर सकती हैं। ठीक है, वह अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं और अनुदैर्घ्य भी। ठीक है, तो ध्वनि तरंग क्या होती है? ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में भी और अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में भी क्या ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों रूप में ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला की आवाज तीक्ष्ण क्यों होती है? ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाओं की आवाज अब तीखी, हल्का सा पिच, अच्छा पिच दिया, चलो हाँ, वो तीखी क्यों होती है? महिला की पिच अधिक होती है, महिला की पिच कम होती है, पुरुष का पिच अधिक होता है या इनमें से कोई नहीं? यहां पे क्या दिया? आवृत्ति मतलब क्या? महिला की जो आवाज होती है ना, क्या होती है? उसकी आवृत्ति पूछ रहा है। ठीक है, जो उनकी आवृत्ति होती है, जो साउंड होती है, क्या होती है वो साउंड? क्या वो जो पिच है उनकी यानी आवृत्ति की पूछ रहा है, तो क्या होती है? वो अधिक होती है। ठीक है, वो क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए क्या है? इसलिए पुरुषों की अपेक्षा क्या है? महिलाओं की आवाज अधिक तीखी होती है। क्या होती है? पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीखी होती है। ठीक है, चलो देखो यहां पे, अब निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? फिर क्या? फिर से आया फ्रीक्वेंसी वाली बात। निम्न में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? यानी पिच। पिच मतलब क्या होता है? पिच मतलब तारत्व होता है। पिच मतलब तारत्व, कि कितनी तीव्रता से, कितनी अधिक आवृत्ति से वह ध्वनि हमारे पास पहुंच रही है। तो यहां पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? पुरुषों की ध्वनि, शेर का दहाड़ना, मच्छर की भिनभिनाहट या इनमें से कोई नहीं? अब आप सभी सोचेगा कि शेर से ज्यादा, तो शेर से अधिक जो दहाड़ तो किसी की नहीं होती है। आप फटाक से आंसर मार दोगे कि यार शेर की जो दहाड़ होती है उसका तो बहुत तेज होती है, बहुत दूर शेर दहाड़ता सुनाई देती है। बट ऐसा नहीं है प्यारो, बट ऐसा नहीं है। ध्वनि की तीव्रता क्या है? किसकी अधिक होगी? मच्छर के भिनभिनाहट की। क्यों? क्योंकि उसका जो तारत्व क्या है, यानी पिच, आवृत्ति क्या होगी? अधिक होगी। क्या होगी? उसकी पिच यानी आवृत्ति क्या होगी? अधिक होगी। यानी उसका जो तारत्व होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे? वो ज्यादा होता है। इसलिए क्या है? शेर के दहाड़ की अपेक्षा मच्छर की भिनभिनाहट क्या है? वो ज्यादा तीव्र है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। ध्यान रखो, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते यार? चंद्रमा पर उनके कान करना बंद करते हैं। मतलब कह रहा है जो चंद्रमा पे जो कान होते हैं उनके क्या होते हैं? चंद्रमा पे उनके कान काम करना बंद करते हैं। यार ऐसा कैसे हो सकता है?
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर ये विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, वो होता नहीं देखते हैं एस्ट्रोनॉट जो पहनते हैं, एस्ट्रोनॉट वाला सूट आता है ना वायु। तो ये पूछ रहा है आप, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से होती है, क्या होती है? चंद्रमा पर ध्वनि क्या होती है? बहुत ही मंद गति से चलती है, ठीक है, बहुत ही मंद गति से चलती है, ठीक है। तो देखो चंद्रमा पर क्या होता है, जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो एक दूसरे को सुन नहीं सकते, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है भैया? यार मेरे चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का खुद का क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है, जब वायुमंडल ही नहीं रहेगा तो ध्वनि कैसी? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है, ठीक है। यही रीजन है कि चंद्रमा पर क्या होता है, दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब सुनेंगे ही नहीं तो क्या फायदा बात करने का, ठीक है। तो ये आपका रीजन है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं कर सकते, तो उसका रीजन क्या है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक। चलो इको साउंडिंग एक तकनीक है, ध्यान दीजिएगा। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग सागर की गहराई को मापने में किया जाता है, ध्वनि तरंगों के विस्तार के मापन के लिए किया जाता है, भूकंप की तरंगों के रिकॉर्ड किया जाता है, या वायुमंडल में वायु घनत्व के रिकॉर्ड के लिए किया जाता है। इको साउंडिंग क्या है पूछ रहा है। इको साउंडिंग तो देखो इको साउंडिंग क्या है जानो। इको साउंडिंग वह टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, समुद्र की गहराई नापते हैं। क्या करते हैं? समुद्र की गहराई नापते हैं। इको साउंडिंग वह तकनीक है जिसमें समुद्र की गहराई नापते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, समुद्र की गहराई का मापन होता है, ठीक है। वही तकनीक क्या है आपकी, इको साउंडिंग। क्या है? इको साउंडिंग, ठीक है। भूकंप की जो तरंगे होती है तो पराश्रव्य तरंगे हैं, ठीक है। भूकंप क्या तरंगे? पराश्रव्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या होती है? ये अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, ओके, ये अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो यहां पे क्या है दिया है, इको साउंडिंग जो है क्या है, सागर की गहराई को मापने में की जाने वाली तकनीक है, ठीक है। चलो एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल, ध्यान दीजिएगा, जो नहीं हम टीवी रिमोट इस्तेमाल करते हैं टीवी को ऑन ऑफ करने में और चैनल को चेंज करने में, तो पूछ रहा है आपसे कि एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। एक टीवी को सेट को संचालित करने में टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। प्रकाश तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, आवर्तक तरंगों का, या रेडियो तरंगों का, ठीक है। जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है वो उसमें कौन सी तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, आवर्तक तरंगे, या रेडियो तरंगे। देखो रेडियो तरंगे नहीं होंगी, ध्वनि तरंगे नहीं होंगी, प्रकाश तरंगे नहीं होगी। उसमें कौन सी तरंगे होंगी, उसमें क्या होगा, उसमें इंफ्रारेड वेव्स होती है, ठीक है। क्या होती है, इंफ्रारेड तरंगे। कौन सी, अवरक्त तरंगे होती है। कौन सी होती है, अवरक्त तरंगे होती है, ठीक है। ओके, ये क्या होती है, इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड वेव होती है, यानी अवरक्त तरंगे जो क्या करती है, जो टीवी सेट को संचालित करती है। ओके चलो यदि दो आदमी, चलो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट, ध्यान दीजिएगा। यहां पे चंद्रमा वाली दूसरी क्वेश्चन, वहां पे क्या था, वायुमंडल की। यहां पे क्वेश्चन दूसरा है, कह रहा है यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाज को पृथ्वी की तुलना में बहुत देर बाद सुन सकते हैं।
चंद्रमा पर उतने ही समय सुन सकते हैं जितना कि पृथ्वी पर एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि सुनेंगे लेकिन पृथ्वी की तुलना में बहुत देर के बाद। यहां क्या कर रहा है, चंद्रमा पर उतने ही समय में सुन सकते हैं जितना कि पृथ्वी पर। तीसरा ऑप्शन क्या है, एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। और चौथा क्या है, एक दूसरे की प्रतिध्वनि बार बार सुन सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि चंद्रमा पर यदि दो व्यक्ति आपस में बात करें तो एक दूसरे की बात वो नहीं सुन सकते। उसका रीजन क्या है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। ठीक है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, चलो चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, श्रव्य होती है या अवध्वनिक होती है, अपश्रव्य होती है या पराश्रव्य होती है। ठीक है, देखो तो श्रव्य कौन सी ध्वनि है, जिसे हम बोलते हैं ऑडिबल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम, ऑडिबल। ठीक है, अपश्रव्य क्या है, अपश्रव्य क्या है, ये है आपकी इंफ्रासोनिक। क्या है आपकी, इंफ्रासोनिक। और ये क्या आपकी है, अल्ट्रासोनिक। ठीक, ये क्या है आपकी, अल्ट्रासोनिक। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा कि चमगादड़ जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या करता है, वेल हुई, वेल भी क्या करती है, इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आपका जो चमगादड़ है वो पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करता है। ये कैसी होती है, तो ये आपकी होती है जो पराश्रव्य है। ये क्या है आपकी, ये आपकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की तरंगों को क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ओके मेरे साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, द्रव में, धातु में या निर्वात में। देखो ध्वनि क्या है, ध्वनि को हमेशा माध्यम चाहिए। ध्वनि क्या है, प्रकाश को क्या है, प्रकाश, प्रकाश भी क्या है, प्रकाश भी एक तरंग है लेकिन उसे माध्यम नहीं चाहिए। लेकिन ध्वनि क्या है, ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए यहां ये बोर्ड है, ऐसे किया ध्वनि आई, गले में क्या है, वाइब्रेशन हुआ तो ध्वनि निकली। हम बोल रहे थे क्या रहा है, कंपन हो रहा है ना, यहां पे देखो ध्वनि आई। तो कहने का मतलब क्या है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। साउंड नीड्स मीडियम। ओके, साउंड नीड्स मीडियम। तो कह रहा है किसमें अधिकतम होगा, तो सीधी सी बात है यार, वायु में तो कोई माध्यम बहुत विशेष है नहीं, तो यहां पे बहुत बहुत क्या होगा, अधिकतम नहीं होगा। क्या होगा, सबसे ज्यादा कहां होगा, सबसे ज्यादा जो ध्वनि का वेग होता है कहां होता है, तो सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग धातु में हो। कहां होगा, सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग धातु में होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है, देखो एम्पलीफायर, अलापक, माइक्रोफोन या प्रेषित्र।
बच्चों थोड़ा जुकाम हो गया है ना, तो जुकाम के कारण जो है बार बार छींक आ रहे हैं, ठीक है, बट कोई नहीं, आपका सेशन इससे प्रभावित नहीं होगा, आपने बिल्कुल क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए। तो कह रहा है ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बिल्कुल बता दो फटाफट। एम्पलीफायर होगा यार, गाने पे ना जाना कि हाँ एम्पलीफायर, मैं तेरा एम्पलीफायर, मैं तेरा, गाने पे ना जाना, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करेगा? तो वो करेगा माइक्रोफोन करेगा। कौन करेगा बेटा? माइक्रोफोन। कौन करेगा? माइक्रोफोन करेगा, ठीक है। चलो ध्वनि का वेग निर्भर करता है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पर? तीव्रता पर, स्वरूप पर, तरंग दैर्घ्य पर, या इनमें से कोई नहीं? ध्वनि का वेग निर्भर करता है तो देखो, जो ध्वनि का वेग है किस पर निर्भर करेगा? तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा, स्वरूप नहीं, किस पर करेगा? तरंग दैर्घ्य पर। किस पर करेगा? तरंग दैर्घ्य पर, वेवलेंथ पर, ठीक है। यानी जो ध्वनि का वेग है, स्पीड ऑफ साउंड, या आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ साउंड, डिपेंड ऑन वेवलेंथ, ओके, ठीक है। तो ध्वनि का जो वेग है वो उसके ध्वनि के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, ठीक है। चलो टेलीकास्ट किसे कहते हैं? कहते हैं लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, आप सुने ना लाइव टेलीकास्ट। तो टेलीकास्ट किसे कहते हैं? टेलीफोन की बातचीत को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना, संदेश की विषय वस्तु को टेलेक्स मशीन पर मुद्रित करना, एसटीडी कोड के बिना स्थानीय टेलीफोन को बाहर के टेलीफोनों के साथ संयोजित करना, या समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। टेलीकास्ट, ध्यान दीजिएगा, टेलीकास्ट किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, टेलीकास्ट क्या होता है? टेलीकास्ट मतलब सीधा प्रसारण, ओके। तो टेलीकास्ट क्या, ध्यान देख लो, तो टेलीकास्ट क्या है? टेलीफोन की बातचीत को टीवी पर फ्लैश करना। बिल्कुल नहीं यार, तुम फोन पे बात करो, क्या दिक्कत है? फोन पे बात करो, फ्लैश नहीं होगा। संदेश की विषय वस्तु को देखते, ये बिल्कुल ये भी नहीं होगा। एसटीडी कोड के बिना स्थानीय टेलीफोन को बाहर के टेलीफोन के साथ जोड़ना, बिल्कुल ये भी नहीं हो पाया। कैसे जोड़ोगे? कोड तो चाहिए ना। क्या हो जाएगा आंसर? समाचारों और सूचना की जो विषय वस्तु है ना, समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। समाचार और जो सूचनाओं की जो विषय वस्तु है उसको टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। सुनिए क्वेश्चन ऐसा बचा, देखिए क्वेश्चन ऐसे बनाने का रीजन ये है बच्चा कि आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बिल्कुल आप सिंपल भूल जाइए क्वेश्चन कि ध्वनि का मात्रक क्या है, डेसिबल क्या है, आवृत्ति क्या है, आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो बच्चा सब भूल जाए। सब गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब जो है थोड़ा क्वेश्चन का लेवल क्या है, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल एक टॉप लेवल पे आ गया, ठीक है। आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ वे क्वेश्चन अब आएंगे, आते हैं इक्का दुक्का। बाकी आपका जो टेंडेंसी क्या है, अब दूसरी टेंडेंसी चल रही, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम का जो पैटर्न और ट्रेडिशन सब चेंज हो गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज को सुनता है तो उसने 2 बार आवाज सुनाई दी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक मजदूर काम कर रहा है रेल की पटरी पर
और वो अपन हथौड़े को रेल की पटरी में मार रहा है, ठीक, मतलब भाई नट बोल्ट कुछ कर रहा होगा। तो एक लड़का जो है क्या करता है, कान में जो है अपनी रेल की पटरी पर लगाता है, एक लड़का रेल की पटरी पर अपने कान लगाता है। तो होता क्या है, उसे आवाज 2 बार सुनाई देती है, उसे आवाज 2 बार सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। इस्पात क्या है? स्टील। इस्पात क्या है आपकी? स्टील। ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक है, या ध्वनि तरंगे रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होती है, या उसके कान ध्वनि स्रोत से भिन्न दूरियों पर है। आवाज उसे 2 बार क्यों सुनाई दी, बताओ? देखो, उसे आवाज 2 बार इसलिए सुनाई दे रही है कि जो ध्वनि का वेग होता है वो क्या है? वायु के वेग से अधिक है। क्या है? वायु के वेग से अधिक है। तो देखो, धातुओं में क्या है, यहां पे क्या है? इस्पात। पटरी किसकी बनती है? स्टील, इस्पात की ना। तो क्या कह रहा है? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। बिल्कुल। तो 2 बार क्यों सुन रहा है? क्योंकि ध्वनि का वेग क्या है? ध्वनि का वेग स्टील में वायु के वेग से अधिक है, ठीक है। तो उसे क्या है, धातु के माध्यम से एक बार सुनाई दे रही है, फिर एक बार वायु के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, क्यों 2 बार सुनाई दे रही? क्योंकि ध्वनि की चाल है ना, वायु की चाल से क्या है? अधिक है। वेग क्या है? अधिक है। इसीलिए उसे क्या है, इसीलिए उसे आवाज जो है क्या, उसे आवाज 2 बार सुनाई पड़ रही, ठीक है। उसे आवाज 2 बार सुनाई पड़ रही है। ओके, चलो, क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पे? चलो, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है, लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग चलती है, ठीक है। यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। बिल्कुल भैया, टीवी के ब्रांड एलसीडी, सोनी, सनसुई, सैमसंग, जो भी लाओ। तो यहां पे देख लो, टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो दृश्य और आवाज दोनों एक साथ आती है, दोनों या आगे पीछे आती है। आप देख लो ऑप्शन में, मैं हट जा रहा हूं बिल्कुल। यहां पे क्या है, जब टीवी को स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, दोनों एक साथ चलेंगे। क्या मतलब? श्रव्य बने सुनने का भी और दृश्य भी। श्रव्य और दृश्य क्या होंगे? दोनों एक साथ शुरू होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखो, ठीक है ना। यहां पे ऐसा नहीं कि हाँ टीवी की आवाज आ रही है और आप दृश्य बाद में देखोगे। दोनों क्या होते हैं? दोनों एक ही साथ शुरू होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? 30 डेसिबल, 100 डेसिबल, 80 डेसिबल या 120 डेसिबल? बताओ। 30 डेसिबल, 100 डेसिबल, 80 डेसिबल या 120 डेसिबल? तो आप सभी बता दो यहां पे कि किस स्तर से अधिक होती है। तो जानते हो क्या, 75 डेसिबल मानक है, बट यहां पे क्या 80 दिया गया है। तो ध्यान रखो कि 75 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है वो मानक है। जब देखते हैं रेलगाड़ी जब चलती है, रेलगाड़ी बहुत तेज स्पीड से, तो क्या है वो ध्वनि, क्या है, हम सुन पर नहीं पाते ना, अपने कान बंद कर लेते हैं। तो क्या है, हम 80 डेसिबल मतलब इससे अधिक क्या है, इससे अधिक की ध्वनि क्या है, हमारे लिए हानिकारक होती है, ठीक है। ओके, चलो, और ये ध्यान रखो लगभग जो है 45 डेसिबल क्या है, बिल्कुल सुनने लायक स्वर होता है। 45 डेसिबल, 45 डेसिबल जो है बिल्कुल क्या होता है, हम कहते हैं हाँ भैया चलो इतना ठीक है, इतने मेरे कान जो है बिल्कुल
झेल सकते हैं। कह रहा है समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग होता है? सोनार का, राडार का, लेसर का या मेसर का? देखो लेसर और मेसर आप सभी जानते हो कि इनका प्रयोग कहां होता है? राडार का प्रयोग कहां होता है? सभी जानते हो। सोनार का प्रयोग कहां होता है ये बताओ। तो यहां पे बच्चा देख लो, यहां पे क्या होगा? क्या होगा? यहां पे सोनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनार। अब वो सोना बनाने वाला सोनार नहीं होगा यार, सोना बनाने वाला सोनार नहीं होगा। ये क्या होगा? इसका नाम है साउंड एंड नेविगेशन। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये क्या है आपका? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका उपयोग कहां होता है? इसका उपयोग समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए होता है, या स्वचालित दरवाजों के नियंत्रित कर सकती है। उक्त कथन में कौन सा सही है? 1 और 2, 3 और 4, 1, 2, 3 या सभी? जल्दी बताओ। तो देखो जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली है। तो ये बिल्कुल ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग कहां होता है? बीमारियों के उपचार में भी होता है। बिल्कुल होता है भाई, चिकित्सा विज्ञान में होता है ना, गुर्दे की पथरी का इलाज आप पढ़ते होंगे ना। और क्या है? बिल्कुल ये सेल्फ कंट्रोल जो होते हैं, जो सेल्फ होते हैं ना, सेल्फ कंट्रोल जो होते हैं डोर, उन्हें क्या करती है? उन्हें नियंत्रित कर सकती है, उन्हें नियंत्रित कर सकती है। यहां पे क्या होगा ऑप्शन? सभी सत्य है। क्या है? सभी सत्य है। प्रसिद्ध जो है बिग बैंग थ्योरी, ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका? बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? जीनोम प्रभाव पर, डॉपलर प्रभाव पर, डी ब्रोगली प्रमेय पर या उष्मागतिकी के सिद्धांत पर? कह रहा है कि जो आपका बिग बैंग थ्योरी है, जिसे हम कहते हैं ना महाविस्फोट, आप सुनते हो ना महाविस्फोट, बिग बैंग थ्योरी, वो क्या है आपकी? किस पे आधारित है? तो आपकी वो डॉपलर प्रभाव पे आधारित है। किससे आधारित है? आपकी डॉपलर प्रभाव पे। ओके, तो बच्चा यहां पे जानो कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। जो हमने पता महाविस्फोट के फलस्वरूप पृथ्वी का वो हुआ, फिर पृथ्वी ठंडी हुई, तमाम पता है बिग बैंग सिद्धांत पढ़ते ना, बिग बैंग सिद्धांत, ज्वालामुखी, फिर जलमग्न पृथ्वी हो गई, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे एक कोष की जीव आए, फिर बहु कोष की रूप में आज हम मानव एसएससी की और आपके क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां पे क्या है? जो बिग बैंग थ्योरी है वो क्या है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो तो यहां पे क्या है? यहां पर होता है आज का सेशन समाप्त। ओके, यहां पर होता है आज का सेशन समाप्त, और इसमें हमने लगभग ध्वनि के बड़े अच्छे प्रश्नों को शामिल किया और उन्हें हल किया। और उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर कल नए सेशन में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक को लेकर के। तब तक आप सभी से लेंगे विदा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल। आप सभी को शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।